हेलो बच्चों, कैसे आप? गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने पिछली जो वीडियोस पढ़ी बच्चों, चाहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का हेनरी फ्योल सर का पढ़ा हो और चाहे आपने उसके पहले का चैप्टर पढ़ा हो, अगर कोई डाउट आए तो आप जरूर पूछें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिंसिपल नंबर 2, जिसका नाम है FW टेलर सर के द्वारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज के टॉपिक में चर्चा होगी कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसको किसने बनाया। ये तो मैंने पहले ही बता दिया क्लास चालू होने के कि ये FW टेलर सर ने बनाया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इस प्रिंसिपल को पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। हमने कल काफी मेहनत करी थी बनाने के लिए। अब आज देखिए यहां पर यहीं से चालू होता, ये PDF स्लाइड एक ही है, बट आज कल हम यहां तक पढ़ाए थे, आज हम यहां से पढ़ाएंगे। तो एक बार हम पेन को पुट करें तो उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं। ठीक है बेटा, वेट करो 2 मिनट, बस आ गया। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब टेलर सर ने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने दिया था, मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। टेलर सर एक इंजीनियर होते हैं, उसके बाद वो जो है अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल्स लिखते हैं, बताते हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैनेजमेंट करना है तो साइंटिफिक मेथड फॉलो करना होगा। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है लेबर का टाइम ध्यान देना होगा, ओवर टाइम ध्यान देना होगा, साथ ही साथ स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि आज हमारा काम इतने स्टैंडर्ड तक होगा, पर आवर प्रोडक्टिविटी तय करनी होगी, मशीन की स्पीड देखना होगा। इसके अलावा प्रोडक्शन मैनेजर को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तमाम चीजों की उन्होंने प्रिंसिपल्स पे अपने चर्चा करी। ये बात देखो कहीं भी हेनरी फ्योल सर ने नहीं बताई थी, इसीलिए उनकी थ्योरी को हम जनरल मैनेजमेंट कहते हैं या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इनकी थ्योरी को इसीलिए कहा गया साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि FW टेलर सर ने साइंटिफिक मेथड से मैनेजमेंट करना सबको बताया है। चलिए आइए क्लास को देखते हैं। फिर टॉपिक आता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका पूरा नाम होता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर सर का। और इनका जीवन बेटा बहुत छोटा होता है, ये बहुत कम समय तक रहे। ये कुल मिलाकर के 1856 में पैदा हुए और 1915 में ऊपर वाले के पास चले गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बेटा ये जो है बहुत अल्प आयु में, कम एज में चले गए, लेकिन नॉलेज थी, आज दुनिया इनको याद कर रही है, कुछ इतिहास बना के गए। ठीक है, क्या लिख रहा है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर वाज अ पर्सन हु विदिन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब बेटा ये ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी लाइफ में चले जाते, बहुत कम समय के लिए पृथ्वी पे आए थे। फिर हम मेन बताते, और इन्होंने बच्चों चीफ इंजीनियर के पद पे काम किया था। किस पर? लिखा हुआ मिडवेल स्टील कंपनी, मतलब मिडवेल स्टील कंपनी जो है USA में थी, वहां पर इन्होंने चीफ इंजीनियर के पद पे काम किया था। फिर कह रहा है, देखिए यहां पर कह रहा है कि टेलर जो है, टेलर FW टेलर सर ने कई प्रकार से एक्सपेरिमेंट उस कंपनी में किए थे, और बाद में उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि वर्कर्स जो है, जो वर्कर्स होते हैं, उनको जितना स्टैंडर्ड काम करना चाहिए उतना नहीं करते, मतलब वो कम काम करते हैं। क्या मतलब है? FW टेलर सर USA की कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पे काम करते हैं, और वो अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताते हैं कि एक वर्कर को जितना स्टैंडर्ड परफॉर्म करना चाहिए वो उससे कम करता है। तो इसी बात को उन्होंने प्रिंसिपल में बताया, कैसे वर्कर के आउटपुट को, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो मैनेजमेंट करने का उन्होंने अपना साइंटिफिक मेथड बता दिया कि कैसे वर्कर जो अपना स्टैंडर्ड होता है उससे कम काम करता है, तो उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए इनकी थ्योरी को सब फॉलो करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बोथ द पार्टीज, मतलब चाहे मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर्स हो, हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर, मतलब हमेशा एक दूसरे के दुश्मन से बने रहते हैं, मतलब एक दूसरे को हमेशा काट खाने के दौड़ते हैं। कभी भी आप मैनेजमेंट में देखिए एम्प्लॉय खुश नहीं होता है। इसलिए ये कहते हैं कि मैनेजमेंट में जो वर्कर्स होते हैं, उस जमाने में लेबर ओवर होते थे, एम्प्लॉय जैसे सब तो आए ही नहीं थे, वो तो मॉडर्न समय की बात है। ये लोग तो ट्रेडिशनल वाले हैं ना, सब मॉडर्न या ये क्लासिकल है बेटा। मॉडर्न वाली जो थ्योरी वो आपको पढ़नी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, मॉडर्न में एम्प्लॉय शब्द आया, उस जमाने में वर्कर्स बोला जाता था। तो वर्कर जो है, अपने मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो रिश्ता होता है वो शत्रुपूर्ण रिश्ता होता है, दुश्मनी का रिश्ता होता है। और साथ ही साथ वर्कर अपने मेहनत से कम काम करना चाहते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होता है वर्कर के काम करने का, उससे भी कम काम करते हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लोगों को बताया। ठीक है, फिर
ही गेव अ नंबर ऑफ सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए और उनकी थ्योरी को इसलिए आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं। साथ ही साथ कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम नहीं करती है। समझ में आई बात। फिर कह रहा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही इज वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको बच्चों हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के नाम से जानते हैं। सर उन्होंने क्यों ऐसा बनाया, क्योंकि बच्चों कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करते थे, चीफ इंजीनियर रूप में काम करते थे। वो काम करते टाइम देखिए कि जो लेबर है उससे सही आउटपुट नहीं लिया जा रहा है, तो लेबर से कैसे सही आउटपुट ले, कैसे लेबर के परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, कैसे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में रिश्तों को सही रखें, इसीलिए उन्होंने अपनी थ्योरी को बना डाला। और इसी थ्योरी को बच्चों हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी बनाते हैं सर, इसी थ्योरी को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए आज की बात यहां पर इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। और इनकी जो थ्योरी है ये अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्टेज टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। इनकी इस थ्योरी को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति जो मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है मिनिमम कॉस्ट पे, अगर आप इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं और अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए इनकी थ्योरी यूजफुल मानी जाती है, हेनरी फ्यूल सर की तुलना में ज्यादा मानी जाती है। लेकिन उनकी थ्योरी गलत है मैं ये नहीं कहूंगा, सबके अपने मैनेजमेंट करने का तरीका होता है कि आप किसकी थ्योरी के बेस पे करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आता है इनकी थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स को बनाए। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हम देखते हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लेते हैं। ठीक है, पहला आता साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बच्चों अब पहले मेरी भाषा में आप समझिए, फिर इनकी लैंग्वेज में समझिए। इनका मानना था कि कोई भी काम अगर मैनेजर कर रहा है कंपनी में तो वो पहले उसके बारे में पहले एक्सपेरिमेंट कर ले, उसको जान ले, उसको समझ ले। मतलब एक इशारे पे काम ना करे। लोग कहते हैं अंगूठा टेक टाइप का काम करे, मतलब एक ही इशारे पे काम करे पड़े हुए, नहीं, मतलब वो रूल ऑफ थंब पे काम ना करे, सीधा चल रहा है एकदम, इधर उधर नहीं देख रहा। प्रोडक्शन कैसे करना है, कैसे लेबर को इंप्रूव करना है, कैसे लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाना है, कैसे क्वालिटी देना है, इसके बारे में पहले वो एक्सपेरिमेंट कर ले, एनालिसिस कर ले, अच्छे से जान ले, तब जाके वो अपने मैनेजमेंट को करे। डायरेक्टली मैनेजमेंट में ना लग जाए कि चलो बना लो जो होगा देखा जाएगा, नहीं। तो इनका मानना है कि कोई भी काम जो है आप साइंस वे में करें, रूल ऑफ थंब मतलब अंगूठा टेक नियम के अनुसार काम ना करें। अब आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मानते हैं देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट एंड मिस मेथड। वी शुड बी कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग टू डेवलप न्यू टेक्निक विच मेक द वर्क मच सिंपलियर, इजियर एंड क्विकर। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि कोई भी मैनेजर रूल ऑफ थंब पे काम ना करे, वो टेक्निक फॉलो करे, वो अच्छी टेक्निक से काम करे ताकि उसके काम इजी हो सके, तेजी से हो सके और जो है कम कॉस्ट के हो सके, ज्यादा लागत भी ना आए काम करने में। पता लगा उतने ऐसे टेक्नोलॉजी बना दी, ऐसे नियम बना दिए कि वर्कर काम करे, कॉस्ट बढ़ती जा रही, नहीं। तो इनका मानना है कि जो भी काम करे आप एक्सपेरिमेंट करके ही काम करें, तब जाकर के साइंस माना जाएगा, नहीं तो आपका रूल ऑफ थंब मान लिया जाएगा। मतलब आप अंगूठा छाप काम करते, एक ही नियम पे आप काम करते हैं, आप सोचते नहीं है कुछ। तो आप एक अच्छे मैनेजर होने के नाते साइंस फॉलो करें, रूल ऑफ थंब फॉलो ना करें। ठीक है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं। तो रटना नहीं बेटा, जैसे समझा रहा हूं वैसे समझो और समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख दो। फिर कह रहे हैं हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पेन ले ले पहले। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, इट इंप्लाइज दैट there should be mental revolution on part of manager and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objective। इनका ये मानना है कि कंपनी में चाहे मैनेजर हो चाहे वर्कर हो, सबकी मेंटल को रिवोल्यूट करना है। मतलब उनके दिमाग में जो कंपनी के प्रति निगेटिविटी है, जो उनके दिमाग में मैनेजर के प्रति निगेटिविटी है, जो मैनेजर के दिमाग में वर्कर्स के प्रति निगेटिविटी है, उसको दूर करें। उनका जो दिमाग है वो सही सोचे, कंपनी के बारे में पॉजिटिव सोचे, ताकि कंपनी के गोल को अचीव किया जा सके। तो मतलब सबके बीच में बैलेंस बना रहे, मैनेजर और वर्कर के बीच में, ताकि कंपनी जो है अच्छे से आगे जाए और गोल को अचीव करे। यही ये कहते हैं कि सबके बीच में हार्मोनी हो, नॉट डिस्कॉर्ड ना हो, मतलब किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट, विवाद वगैरह ना हो, सब बैलेंस बना के चले। आगे आता है
अगला टॉपिक आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब इनका मानना है कि लोग एक दूसरे का सहयोग करें, कोई व्यक्तिगत रूप से काम ना करे। मतलब आइए समझते, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी। इसी का एक्सटेंशन है, इसी को थोड़ा सा और बढ़ाया गया है। हार्मोनी not discord whereby constructive suggestion of worker should be adopted and they should not go on strike as both management and worker share responsibility and perform together। कुल मिला के क्या कह रहा है कि जो वर्कर हैं वो ऐसा काम करें एक दूसरे के साथ मिलकर के, ताकि कंपनी का गोल अचीव हो। साथ ही साथ मैनेजमेंट को यह ध्यान देना चाहिए कि वर्कर्स के साथ सपोर्ट करके काम करें ताकि कोऑपरेशन बना रहे। वरना ऐसे में क्या होगा कि वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हड़ताल पे जाएंगे, जिससे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कंपनी का जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी मैनेजमेंट इंडिविजुअल के फेवर में ना काम करे, कि किसी व्यक्तिगत वर्कर के फेवर में काम कर रहा है और सबके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो इनका मानना है कि हार्मोनी वाला जो टॉपिक, इसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सटेंड किया। इन्होंने बताया कि हर एक वर्कर मिलके काम करे, मैनेजमेंट वर्कर के साथ मिलके काम करे, ताकि स्ट्राइक वगैरह जैसी कोई बात ना आए। ठीक है, फिर आते हैं और सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएं। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बच्चों एक बात जान लो, मान लो कि किसी कंपनी में हम 10 लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर हमारे अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी तो क्या बच्चों हम कंपनी में अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, अच्छा उत्पादन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमारे अंदर एफिशिएंसी डेवलप की जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कार्यक्षमता से कंपनी के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, कंपनी में प्रोडक्शन करें और कंपनी का ग्रोथ हो, कंपनी का गोल अचीव हो। वही कह रहे हैं कि डेवलप करना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर ज्यादा से ज्यादा, चाहे वो लेडीज हो, मेल हो, चाहे फीमेल हो, हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसके अंदर कार्यक्षमता को बढ़ाया जाए। फिर साथ ही साथ उसको समृद्धिशाली, मतलब उसको मिलजुल करके शांतिपूर्वक कंपनी का साथ देकर के काम करने के लिए आगे मोटिवेट किया जाए। तो वो कह रहे हैं इट इंप्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities. This will increase the productivity by utilizing the skill of the worker to the fullest possible extent. आपने हेनरी फ्योल सर का पहला पॉइंट पढ़ा होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। लगभग वो उसी पे जा रहा है। इनका बस साइंटिफिक मेथड है थोड़ा सा। ये मानते हैं कि कंपनी में जो भी वर्कर्स आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको आप इतना ट्रेनिंग दे दीजिए, इतना मोटिवेट करिए ताकि उनके अंदर की जो स्किल है, उनके अंदर का जो टैलेंट है वो निकल के सामने आ जाए। और साथ ही साथ आप वर्कर्स और एम्प्लॉय को इस तरीके से सेलेक्ट करिए और उनकी ड्यूटी को इस तरीके से बांटिए, डिवाइड करिए कि जिसके लिए वो आए हैं, तब जाके वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और कंपनी का जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं कारपेंटर हूं, मान लो मैं बढ़ई का काम करता हूं, लकड़ी से बढ़िया फर्नीचर बना लेता हूं। मुझे कंप्यूटर में बैठा दिया गया कंपनी में, तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं। मैं कारपेंटर के रूप में आया हूं तो मुझे कारपेंटर वाला काम मिले और उसी के अंदर मुझे और ट्रेनिंग दी जाए ताकि मैं अपने काम को और ज्यादा स्किल के साथ कर सकूं, ताकि मेरी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी दिखाई दे लोगों को और ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आए। तो यही ये कहते हैं कि किसी भी कंपनी में वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेन किया जाए, जितने भी वर्कर हैं, और उनके वर्क को उनकी क्वालिफिकेशन, उनके स्किल के हिसाब से डिवाइड किया जाए ताकि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा स्किल को दिखा सके और प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ा सके। तो कुल मिलाकर के ये इतने पॉइंट्स आपको इनके प्रिंसिपल्स में पढ़ने हैं। कई किताबों में 5-6 प्रिंसिपल्स बना देते हैं इसी को तोड़ करके, बट आप यह ध्यान दीजिए कि मैनेजर को रूल ऑफ थंब पे काम नहीं करना चाहिए, साइंस फॉलो करना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए, किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह मैनेजमेंट में ना हो, विवाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ताकि संस्था के गोल को अचीव किया जा सके। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब किसी एक व्यक्ति के फेवर में काम ना हो, सबको मिला के काम किया जाए ताकि स्ट्राइक वगैरह जैसी चीजें आने ना पाए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी हर व्यक्ति की बढ़ाई जाए ताकि हर एक व्यक्ति कंपनी में बहुत मेहनत करके काम करे और अपनी स्किल को यूज करके अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल के कंपनी को दे। कोई डाउट? चलिए अब आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, तो जूम करने से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए नीचे कर रहा हूं मैं इसको, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों एग्जाम में या तो प्रिंसिपल आ जाता है या तो टेक्निक्स, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, बट आपको मैं बता रहा हूं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहली टेक्निक है इनकी, यहां दिखाई दे रहा हो, फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने पहली टेक्निक बनाई फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक का मतलब यह है कि इन्होंने कंपनी में यह बताया कि अगर मैनेजमेंट अच्छा करना है
तो प्रोडक्ट मैनेजर अलग होना चाहिए और प्लानिंग मैनेजर अलग होना चाहिए। मतलब जो प्लानिंग मैनेजर है, इधर ध्यान दो, इन्होंने बताया अगर किसी कंपनी को मैनेजमेंट करना है तो कंपनी में प्लानिंग मैनेजर अलग होना चाहिए और प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर अलग होना चाहिए। अब प्लानिंग मैनेजर के अंदर 4 क्लर्क होने चाहिए जो प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे, और प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर में भी 4 क्लर्क होने चाहिए जो प्रोडक्शन को लेकर चर्चा करेंगे। और इनके द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है इन चारों के नीचे और इन चारों के द्वारा ये एक वर्कर को फॉलो करने चाहिए, तब जाकर के कंपनी बहुत अच्छे से काम करेगी। तो इनकी इस टेक्निक को हम कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांट दिया। इन्होंने कहा जो प्लानिंग करेगा वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, जो प्रोडक्शन करेगा वो प्लानिंग नहीं करेगा, वरना कॉन्फ्लिक्ट होगा। साथ ही साथ वर्कर्स के ऊपर ये मतलब प्लानिंग के अंदर 4 क्लर्क हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर 4 क्लर्क हो। अब ये 8 क्लर्क मिलाकर के अपने नियम बताएं ताकि वर्कर काम करने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करे। तो इन्होंने इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप बनाया। चलिए तब जाके साइंटिफिक तरीके से काम होगा ये मानते हैं, और काम बहुत अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप की चर्चा अगर हम यहां करें तो समझिए इसको। फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस आर सेपरेटेड। इनका मतलब यह फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक है जिसमें प्लानिंग और जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा इनको अलग अलग करना चाहिए, मतलब प्लानिंग और प्रोडक्शन अलग अलग होने चाहिए। देयर आर 8 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड, मतलब यहां पर देखो 8 टाइप के स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स होने चाहिए हर एक के हेड के अंदर। प्लानिंग के अंदर 4 और एग्जीक्यूशन के अंदर 4, जिनके द्वारा बनाई गई नियम को वर्कर्स फॉलो करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देंगे। मैंने बताया, इधर ध्यान दें, मैंने क्या बताया कि प्लानिंग इंचार्ज होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा। प्लानिंग के अंदर 4 क्लर्क होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। और ऐसे प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में 4 क्लर्क होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ये चारों और ये चारों कुल मिलाकर के 8 हो गए। और इन 8 का जो ये नियम है बेटा, 8 के द्वारा बनाए गए नियम कानून है, ये वर्कर को फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए ऊपर ये 4, इनके अंडर में 4, और सबके द्वारा बनाए गए गाइडलाइन वर्कर्स फॉलो कर रहा है। ठीक, इसी को कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। और ये चीज इन्होंने बनाई अपनी टेक्निक के पहले पॉइंट में। इनका मानना था कि जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके अंदर में 4 क्लर्क कर दो, और जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अंदर में 4 क्लर्क कर दो। ये 4 और ये 4 मिला के 8 हो गए। और प्लानिंग वाले प्लानिंग को बनाए और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करने के तरीके को बनाए, और सबके नियम कानून को वर्कर्स फॉलो करेगा जिससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। ठीक, पहला पॉइंट ये। अब आइए इन 8 का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो पहले हम प्लानिंग वाला पढ़ते, पहले हम प्लानिंग वाला पढ़ते हैं, फिर हम जो है प्रोडक्शन इंचार्ज वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले प्लानिंग के अंदर में आप पढ़िए। देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप, हम पेन को ले लेते हैं और यहां पर समझाते हैं। आई होप बच्चों आपको पीपीटी दिख रही है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछें और फोटो खींचे, लिखें इसको। ठीक है, अब पहला देखते बेटा, फंक्शनल फोरमैनशिप की मीनिंग आपको पता चल गई कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग करना चाहिए। प्लानिंग के अंदर 4, एग्जीक्यूशन के अंदर 4 लोग बनाने चाहिए ताकि सब अपने अपने एडवाइस दे सकें, वर्कर काम कर सकें। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में 4 क्लर्क है, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और आता है शॉप डिसिप्लिनेरियन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। रूट क्लर्क का काम होगा, ये तय करेगा कि जो प्रोडक्शन होगा वो किस मेथड से होगा। मतलब प्लानिंग इंचार्ज का जो रूट क्लर्क है वो ये बताएगा कि आज कंपनी में जो प्रोडक्शन होने वाला है वो किस मेथड से फॉलो होगा, या किस मेथड से प्रोडक्शन होगा, किस टेक्निक को फॉलो करके प्रोडक्शन किया जाएगा। फिर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बताता है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना वर्कर को, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सा रूल, कौन कौन सा रेगुलेशंस वर्कर्स को फॉलो करना है, ताकि वर्कर जो है उसी नियम कानून के साथ, जैसे कि क्या पहन के आना है, सेफ्टी कैसे रखनी है, हेलमेट वगैरह कैसे, कब, ये तमाम चीजों का बेटा ये इधर ध्यान देंगे। तो इंस्ट्रक्शन सुझाव दे रहे हैं कि वर्कर कैसे काम करेगा। ठीक है, इनका अपना नियम होगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या करेंगे, ये टाइम बताएंगे कितने टाइम के अंदर काम होगा और कम से कम कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने कॉस्ट आनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी ना है। कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन करते टाइम कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चा बहुत ज्यादा ना हो, कॉस्ट को देखते हुए काम किया जाए। तो ये जो बंदा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क वाला, ये टाइम और कॉस्ट को डिसाइड करेगा। ठीक है, और डिसिप्लिनेरियन का काम है ये अनुशासन तय करेगा, ये देखेगा नियम कानून कि क्या हमारे वर्कर्स नियम कानून के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो उनको अगर काम नहीं करे तो किस तरीके की फाइन लगाई जाएगी,
किस तरीके से उनको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ये तमाम चीज बेटा ये तय करेगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर में भी 4 लोग थे, इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में 4 लोग थे, इनको देखते हैं कौन कौन से लोग थे, क्या इनका नियम है। देखिए ऊपर दिखाई दे, नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लें स्लाइड को। ठीक है, प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है बेटा, प्रोडक्शन इंचार्ज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर है पहला गैंग बॉस, दूसरा स्पीड बॉस, तीसरा रिपेयर बॉस, चौथा इंस्पेक्टर। मैंने बताया कि प्लानिंग इंचार्ज के अंदर में और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर में 4 लोग होंगे। तो प्लानिंग वाले को आपने समझ लिया कि उन क्लर्क का काम क्या है, वो चारों अपने अपने नियम बना रहे हैं जिसको वर्कर्स फॉलो करेगा, और प्रोडक्शन इंचार्ज के भी क्लर्क का जो रूल है वो वर्कर्स फॉलो करेगा। तो कुल मिला के 8 लोगों के नियम को वर्कर्स फॉलो करेगा। सोचो कितना बड़ा प्रेशर वर्कर झेल रहा है साइंटिफिक मेथड से। देखिए क्या रहा है, पहला प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम क्या है, इसकी जिम्मेदारी होगी कि जो मशीन है, टूल्स है, उसको रेडी रखे ताकि काम होने में परेशानी ना आए। मतलब कंपनी में जो गैंग बॉस है वो ये देखेगा कि जो वर्कर प्रोडक्शन करेंगे ताकि मशीन रेडी रहे, उनके आने के बाद मशीन सही की जा रही, मशीन को मेंटेन किया जा रहा, नहीं, पहले से रेडी रहे, उसकी ये ड्यूटी की पहले सब तैयार रहे ताकि आके से प्रोडक्शन करना है। ठीक है, दूसरा काम है स्पीड बॉस का। स्पीड बॉस की जिम्मेदारी क्या है, ये टाइमली और एक्यूरेट तरीके से काम कंप्लीट कराए। मतलब जो टाइम डिसाइड किया ऊपर वाले प्लानिंग वाले ने, उसको ये देखे उसी टाइम के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनकी जिम्मेदारी है टाइमली काम कंप्लीट कराने की। रिपेयर बॉस का काम क्या है, मशीन वगैरह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उस मशीन को, टूल्स को तुरंत रिपेयर करे। गड़बड़ हो गई तुरंत, जैसे पट्टा टूट गया, बेल्ट टूट गया, बोल्ट टूट गया, कोई चीज खराब हो गई, तुरंत ये रिपेयर कराए। ठीक है, इनका काम क्या होगा, इंस्पेक्टर, टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। ये वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को देखें, कितनी अच्छी क्वालिटी है वर्कर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 8 लोगों के नियम को फॉलो किया जाए ताकि वर्कर्स जो है सही से काम कर सके। देखो 8 लोगों का बनाया और ये सारा का सारा नोट किस पे जा रहा है बेटा, वर्कर्स पे जा रहा है। समझ में आ रही बात बच्चों? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो बच्चा कमेंट बॉक्स में आप पूछ ले, बहुत आराम से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप आराम से पढ़ें। ठीक है, चलिए अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, इसके बाद यही खत्म हो जाएगा। अच्छा ये खत्म नहीं होगा, यहां पे खत्म होगा। ठीक है, इसका देखते हैं, कोई पीपीटी नहीं, कोई पीपीटी नहीं, छोटा सा टॉपिक और बचा, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो बच्चा क्या कहना चाहता है, इसका ये मतलब है, इस टॉपिक का मतलब पहले समझो, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर कहते हैं कि जो वर्क है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब दिखे कि हाँ ये जो वर्कर काम कर रहे हैं या जो ये फैक्ट्री काम कर रही है, जो कंपनी काम कर रही है, एक स्टैंडर्ड से काम कर रही है। मतलब एक लगे देख करके कि हाँ एक स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, एक प्रमाप फॉलो हो रहा है, एक लेवल फॉलो किया जा रहा है, एक प्लानिंग करके बहुत सही स्टैंडर्ड वे में काम कराया जा रहा है, और काम टफ नहीं हो, मतलब वर्कर डिफिकल्टीज फेस ना करे, कठिनाई फेस ना करे, सिंपली तरीके से काम करे। वर्कर्स को स्टैंडर्ड फॉलो कराया जाए बट सिंपल वे में। ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड फॉलो कराते टाइम वर्कर से बहुत काम लिया जा रहा है, नहीं, वर्कर को सिंपल तरीके से काम लिया जाए वर्कर से, और वर्क स्टैंडर्ड हो, मतलब एक वर्क जो हो वो स्टैंडर्ड लेवल का निकल के आए, अच्छे स्टैंडर्ड का निकल के आए। लेकिन कार्य जो मजदूर कर रहे हैं, वर्कर्स कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, उनको सिंपल तरीके से काम कराया जाए। ये ना हो कि बहुत ज्यादा नियम कानून बता दिए, वर्कर प्रेशर झेल रहा है, कल को वो भाग जाएगा, टर्नओवर कर जाएगा, छोड़ देगा, जिससे कंपनी का जो प्रोडक्शन वो डाउन हो जाएगा। इतनी जल्दी वर्कर्स मिलते नहीं है, याद रखना। तो कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि वर्क स्टैंडर्ड हो बट वर्क सिंपल वे में कराया जाए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, ये इनका कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रेफर टू एलिमिनेटिंग, ये क्या हुआ है, सुपरफ्लस वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। कहने का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है हर एक बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो एक स्टैंडर्ड वे में दिखाई दे। आप देखिए किसी कंपनी में आप जाते होंगे तो दिखता होगा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है बड़ा स्टैंडर्ड है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक लेवल दिखाई देता है, सीनियर की तरह है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, वर्क जो है बहुत टाइमली कंप्लीट हो जा रहा है, प्रोडक्शन बहुत टाइमली कंप्लीट कर दिया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड है। और काम करने का जो तरीका वो सिंपल हो, ये ना हो कि वो उसी प्रेशर में झेल रहे हैं, स्टैंडर्ड दिख रहा है बट प्रेशर दिख रहा है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे। तो वही कह रहे हैं कि वर्क जो है
एक स्टैंडर्ड वे में कंपनियों को फॉलो करें, मतलब करनी चाहिए। हर बिजनेस में दिखाई दे कि स्टैंडर्ड बना हुआ है, मेंटेन एक लेवल बना हुआ है काम करने का, बट जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा की जाने वाले जो वर्क है उसमें किसी प्रकार का फ्लॉज वगैरह ना दिखाई दे, उनको लगे कि हाँ ये काम को बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे हैं। ये ना हो कि वर्कर दबा हुआ उनके कंपनी के प्रेशर में, ठीक है। तो अगर आपको सिंपल भाषा में बताएं, ये तो अपनी भाषा हो गई बीकॉम वालों की, लेकिन 12th वालों की भाषा क्या है कि सर जो वर्क हो रहा है हर बिजनेस में स्टैंडर्ड वे में हो और वर्कर्स को काम करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए वर्क, ठीक है। मतलब वर्क करने का तरीका सिंपल होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, अगर वर्कर्स को आप लोड नहीं दोगे तो वर्कर्स कॉस्ट को कम करेंगे, जो कॉस्ट है कंपनी में कम आएगी, सेव करेंगे कॉस्ट को, मशीन सही से काम करेगी, नहीं तो वर्कर झल्ला करके काम करेंगे तो मशीन को ही खराब कर डालेंगे, और जितनी भी कंपनी में रिसोर्सेज उनको प्रॉपर यूटिलाइज किया जाएगा, और जितने भी इक्विपमेंट है वो भी सही से काम करेंगे और कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक है। अगर वर्कर को सिंपल तरीके से काम नहीं कराओगे तो वर्कर छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, या कंपनी में काम करेगा भी तो बहुत डिस्टर्ब होकर करेगा, जिससे कंपनी में सारे रिसोर्सेज को बर्बाद कर डालेगा धीरे धीरे। समझ में आई बात? ये होता है। अरे भाई अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे तो कंपनी पे तो लोड डालेंगे, कंपनी में काम करते टाइम नुकसान कंपनी करेंगे। अब आता मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है, देखिए अब इसको समझिए, मेथड मतलब होता है तरीका, स्टडी मतलब होता है अध्ययन। ये समझिए इनका ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। मेथड स्टडी क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे डूइंग द जॉब, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड कैपिटल। हर कंपनी को मेथड देखना चाहिए कि किस मेथड से काम करे कि अच्छा प्रोडक्शन होगा, कंपनी के कैपिटल का बढ़िया यूज होगा, मशीन का बढ़िया यूज होगा, लेबर का बढ़िया यूज होगा, रॉ मटेरियल का बढ़िया यूज होगा, और इसको यूज करके कंपनी कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है। तो हर एक कंपनी को बेस्ट वे चुनना चाहिए, बेस्ट विकल्प चुनना चाहिए, बेस्ट मेथड चुनना चाहिए काम करने का, ठीक है। तो वही कह रहे हैं मेथड भी देखा जाए कि किस मेथड से ज्यादा प्रॉफिट होगा और कैपिटल को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक। अगला आता है मोशन स्टडी, गति का ध्यान दिया जाए। गति का मतलब होता है जो वर्क की स्पीड है वो भी सही हो। मतलब बेटा अगर सही वर्कर्स काम, मतलब वर्क सही तरीके से हो रहा है और वर्कर जो है मतलब सही तेजी से काम कर रहा है, मशीन सही से काम कर रही, तो जिससे कॉस्ट भी कम आएगा और चीजें वेस्ट भी नहीं होंगी और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो मोशन का मतलब होता है गति, वेग का ध्यान दिया जाए कि कार्य कितनी तेजी से होगा या कितनी गति से होगा टाइमली, ताकि वर्क कंप्लीट किया जा सके। तो आइए देखते हैं। It is the science of eliminating wastefulness resulting from using unnecessary, ill-directed and inefficient motion by workers and machine to identify best method of work। जब वर्कर को आप एक बेस्ट मेथड बताओगे काम करने का, तो वर्कर जो है अननेसेसरी मतलब फालतू तरीके से, गलत तरीके से काम नहीं करेगा और अच्छे से काम करेगा, जिससे मशीन भी सही से चलेगी और वर्क को टाइमली कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो एक गति से काम सही होगा। अगर आप वर्कर को गलत डायरेक्शन दोगे, गलत मेथड बताओगे, तो वर्कर भी सही काम नहीं करेगा और कॉस्ट फालतू बढ़ती जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि मेथड स्टडी के साथ मोशन का भी ध्यान दिया जाए, ताकि वर्कर और मशीन सब सही से काम करें, टाइमली काम करें, ठीक। अगला आता है टाइम स्टडी। जाहिर सी बात है, टाइम स्टडी का मतलब होता है समय का ध्यान दिया जाए। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म। मतलब इसका मतलब ये हुआ, सिंपल है कि कितने टाइम के अंदर काम करना चाहिए, वर्कर्स को ये बता देना चाहिए, और ये भी देखा जाए कि पर आवर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर कितने टाइम में काम कंप्लीट कर ले रहा है। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए ताकि काम उतने ही टाइम के अंदर हो, ताकि कंपनी में फालतू कॉस्ट वगैरह ना बढ़ने पाए, और कितना वेजेस वगैरह देना है वर्कर्स को टाइम के हिसाब से सेट कर लिया जाए। तो हर एक कंपनी को साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए टाइम का भी ध्यान देना चाहिए कि वर्कर्स कितने टाइम के अंदर काम करेगा, मशीन कितने टाइम काम करेगी, कितने टाइम के अंदर कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब चीज ध्यान देना चाहिए। फिर आता है फटीग स्टडी। अब फटीग स्टडी का मतलब होता है बेटा, जैसे अब ऐसा नहीं है कि वर्कर को दिन भर रगड़े पड़े हुए हो, अब वर्कर छुहारे जैसा मुंह लेकर के घूम रहा है, मुनक्का हो गया उसका सूख के मुंह जो है, अब ऐसे मार डिस्टर्ब हुआ है, दिन भर काम लिए पड़े हो, तो वर्कर को रेस्ट दो, इंटरवल दो, उसको हो सके तो छुट्टी दो उसको जो है, ताकि वो खाना खा सके, पानी पी सके, ताकि उसको शरीर में कोई इंजरी होने से, एक्सीडेंट होने से रोका जाए, ठीक है। वर्कर किसी भी कंपनी के न्यू होते हैं बेटा, फाउंडेशन होते हैं, उन्हीं पे कंपनी टिकी होती है। अलग बात है कि मैनेजमेंट पैसा लगाता है, लोग कहते हैं मैनेजमेंट नहीं, बेटा याद रखना कभी भी न्यू का ध्यान नहीं देता, ऊपर वाले लोग खूबसूरती को ध्यान देते। किसी मकान का एग्जांपल लें
जिस पर मकान खड़ा है उसको कोई नहीं देखता, पिलर्स को। लोग देखते हैं मकान कितना सुंदर बना ऊपर। तो वर्कर भी किसी कंपनी के पिलर्स होते हैं बेटा। अगर ये फटिग में आ गए, इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है मैनेजमेंट के पास हजारों वर्कर नहीं बेटा, हर इंसान के साथ ह्यूमन बिहेवियर करना चाहिए। एल्टन मायूस सर ने कहा था कि हर वर्कर हमारा है। तो ठीक इसी प्रकार से FW टेलर कहते हैं हर वर्कर हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। कंपनी में इनको रेस्ट, इनको इंटरवल मिलना चाहिए ताकि इनको किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह होने से बचाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप लास्ट टॉपिक है, लास्ट के 2 और पॉइंट है। ठीक है, चलिए बस खत्म है। ज्यादा टाइम ले लिया हमने लगता है, कोई बात नहीं बच्चों, मेहनत करते रहिए। टाइम तो हम लेते ही रहेंगे, बिना टाइम से पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी आपकी। अब आता है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेलर कहते हैं कि हर मजदूर को पीस रेट से काम कराना चाहिए। हर पीस का अलग अलग रेट तय करना चाहिए। जैसे मान लो कंपनी में 100 मजदूर काम कर रहे हैं, अगर उनको आप महीने के हिसाब से मंथली सैलरी दोगे, अगर उनको मंथली सैलरी दोगे तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। उनको पता है हमें इतना महीना मिलना है, तो उनका पीस रेट तय कर दो, इतना पीस बनाओगे तो हमें तुम्हें इतनी मजदूरी देंगे। तो हर वर्कर के काम करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती, हर एक पीस का रेट एक हो ही नहीं सकता। कंपनी में कोई पीस छोटा हो तो कोई बड़ा होता है, तो हर वर्कर को पीस रेट के हिसाब से तय कर दिया जाए कि आप इतना बनाओगे तो हम आपको इतनी मजदूरी देंगे। तो इससे वो काम ज्यादा करेंगे क्योंकि उनके अंदर पैसे की लालच आएगी, हम इतना कर लेंगे सर, हमको इतना पैसा हमारा मैनेजर देगा। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम कंपनी में फॉलो करना चाहिए। क्लियर, आइए पढ़ते हैं। दिस सिस्टम लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब ये सिस्टम वेजेस और प्रोडक्टिविटी को से लिंक है। मतलब इसमें मजदूरी तय होती है और पीस रेट के हिसाब से प्रोडक्टिविटी तय हो जाती है, इतना प्रोडक्शन होगा। जब पीस रेट तय कर दोगे उसी हिसाब से वर्कर मेहनत करेगा कि हमें इतना करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, 10 बनाएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा, 40 पीस बनाएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट आर यूज्ड। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि 2 पीस रेट सिस्टम यूज करना चाहिए और स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। आज हमें इतना काम करना है, हर पीस का हम इतना रेट देंगे। तो हर कंपनी में 2 पीस रेट सिस्टम फॉलो करना चाहिए। वर्कर जिस तरीके का उसी तरीके से उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। फिर हायर फॉर दोज हु अचीव अप एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब 2 पीस रेट फॉलो करने का क्या फायदा होगा, जो स्टैंडर्ड आउटपुट कर रहे हैं उनको हायर मजदूरी मिलेगी और जो वर्कर लोअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको उस हिसाब से मजदूरी मिलेगी जो दूसरी वाली तय की गई है। तो कुल मिलाकर के हर एक कंपनी को 2 पीस रेट फॉलो करना चाहिए। जो हायर वर्क करेंगे उनको हायर वाली मजदूरी दी जाएगी, जो लोअर तरीके से पीस रेट पे काम करेंगे उनको लोअर वाली मजदूरी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो वर्कर है वो मोटिवेट रहेंगे। अब सर ये मोटिवेट कहे होंगे, लोअर वाला तो भाग जाएगा, डिमोटिवेट नहीं बेटा। अच्छा, अगर आप ग्रुप में काम करते हो तो ग्रुप में 10 लोग काम कर रहे हैं तो 1-2 लोग अगर काम नहीं कर पा रहे तो उनका चल जाता है। लेकिन अगर हर व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग पीस बना रहा है, तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति लोअर कैटेगरी में लोअर मजदूरी पाने के लायक है कि हायर रेट से वेजेस पाने के लायक है। अब जो हायर वाला उसके मन में ये गिल्ट नहीं आएगा, उसके मन में कंपनी के प्रति ये नफरत नहीं आएगा कि हम इतना काम करते और वो उतना काम करता, हमको वो मजदूरी दे रहे जो उसको दे रहे हैं लोअर वाले को। तो इससे जो अच्छा काम कर रहा है वो मोटिवेट रहेगा। लोअर वाले को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, कहेगा ऐसे चलो हम जितना कर पाते हैं हमको उतना मिलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ये टेलर कहते हैं। ठीक है, अगला आता है मेंटल रिवोल्यूशन। हर कंपनी में अपने लेबर का मेंटल रिवोल्यूशन करना चाहिए। उनको कंपनी के प्रति बताना चाहिए कि कंपनी आपकी है, उनका दिमाग चेंज करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वर्क करते टाइम वो पॉजिटिव सोचे, निगेटिव ना सोचे, और कंपनी के अंदर उनका एटीट्यूड अच्छा हो और कंपनी के गोल को वो अचीव कराने में काम करें। तो क्या मतलब है, इट इन्वॉल्व अ कंप्लीट चेंज इन मेंटल आउटलुक एंड एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उसके मेंटल को चेंज किया जाए, उसके जो दिमाग है, उसकी जो थॉट है कंपनी को लेकर के वो चेंज किया जाए, उसको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए ताकि वो कंपनी के बारे में सही एटीट्यूड रखे। और उसका जो कंपनी में कंपटीशन टाइप का है, हम मैनेजमेंट से बात नहीं करेंगे, मैनेजमेंट इस टाइप का, वो मैनेजमेंट को लेकर एक पॉजिटिव आउटलुक रखे और कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके काम करे। ठीक है, फिर कहता है द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लीजेंट वर्किंग कंडीशन। और मैनेजमेंट की ड्यूटी भी है कि एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दे। वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है जहां काम हो रहा है वहां पानी की व्यवस्था हो, कैंटीन की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, स्पिटून मतलब थूकने वगैरह की व्यवस्था हो, यूरिन की व्यवस्था हो, वॉशरूम की व्यवस्था हो, आराम करने की व्यवस्था हो, ये वर्किंग कंडीशन, बढ़िया वेंटिलेशन हो, ये सब मैनेजमेंट की ड्यूटी है। तभी उनका मेंटल चेंज होगा, वरना वो निगेटिव थॉट बना लेंगे कि यहाँ तो काम ही करने लायक नहीं है।
फिर कह रहा है साथ ही साथ वर्कर का फोकस होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कंपनी को प्रॉफिट दिलाए। तो बेटा यही होता है मेंटल रिवोल्यूशन करने का फायदा, कि मेंटल उनका चेंज किया जाए ताकि उनका आउटलुक और उनका एटीट्यूड कंपनी के लिए अच्छा हो, और कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो भी लेबर के बारे में अच्छा सोचे, ताकि कंपटीशन ना हो, लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो। कोऑपरेशन मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में अच्छा रिलेशन हो, लोग मिलकर काम करें। अगर किसी कंपनी में वर्कर आता है उसके साथ गलत धारणा बना देते तो कंपनी में अच्छी सोच नहीं रखेगा और काम नहीं करेगा। तो इसलिए हर कंपनी, हर वर्कर, सारे के एम्प्लॉय के मेंटल रिवोल्यूशन किए जाए ताकि वो कंपनी को लेके पॉजिटिव थॉट रखें, ठीक है, और कंपनी में ज्यादा मेहनत करके प्रॉफिट कराए। फिर आता है फ्यूल वर्सेस टेलर। अब फ्यूल और टेलर के डिफरेंस क्या है? वाइल द वर्क ऑफ टेलर कंसर्न शॉप फ्लोर, द वर्क ऑफ फ्यूल्स कंसर्न जनरल प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है? जो टेलर है और फ्यूल है, इनके जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देते हैं और ये साइंटिफिक थ्योरी देते हैं। कुल मिलाकर के दोनों प्रिंसिपल अलग अलग सिचुएशन में तैयार की गई हैं। इनके 14 प्रिंसिपल बनाए, इन्होंने 4 प्रिंसिपल बनाए। ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक बताते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसमें फंक्शनल फॉर्मेंशिप वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं बताते। तो ये दोनों के अपने डिफरेंस है। तो बच्चों अगर आपको इसे समझना है तो आप आराम से इस दोनों के थ्योरी को पढ़ लीजिए, आपको डिफरेंस निकालना आराम से आ जाएगा। कोई डाउट बेटा? चलिए, आपको कोई समस्या आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और मैं थक चुका हूं और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। हाँ, लेकिन एक बात और, आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट करें, साथ ही साथ लाइक करें। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।